वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के कुल 7 टॉपिकों में जो 6वीं टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संबंधी सामान्य विषय जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर अपर जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कुल मिलाकर कुल जीएस फर्स्ट पेपर में 7 टॉपिक है, जिसमें 6वीं टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। और उसके साथ यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश लखनऊ अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो अभी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी जो है आपका 21वीं टॉपिक वन पर्यावरण और उसके लाभ हैं, उससे संबंधित भी यह टॉपिक है। और यह संघ लोक सेवा आयोग की भी प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य टॉपिक में शामिल है, साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपिकों में भी समान रूप से उपयोगी है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं संक्षिप्त में। साथ ही ये नोटेड पॉइंट है कि पिछले 10-11 साल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से 20+ यानी अबाउट 25 के लगभग प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। तो यह टॉपिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखें तो यह विषय जो पर्यावरण है यह संविधान की 12 अनुसूचियों में से, यानी संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची है और यह समवर्ती सूची का विषय है। और यह इसमें 17वीं टॉपिक के अंतर्गत इसको निर्धारित किया गया है। 17वीं में 17 का वन है और 17 का वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यह आपकी समवर्ती सूची का विषय है। साथ ही यह विषय जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 48 और 48 क है, यानी 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है और अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा से है, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 48 और 48 क जोड़े गए हैं, उसके अंतर्गत जो डीपीएसपी का क्रियान्वयन है, एक्टिवेशन है, उसी के आधार पर या उसी के अंतर्गत वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। साथ ही जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करने के उद्देश्य के रूप में बनाया गया। वो अन्य जो वन्य जीव संबंधी प्रावधान है यानी डीपीएसपी का जो आर्टिकल 48 और 48A है, जिसको 22nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया, उसी के अंतर्गत या इसके अंतर्गत ये एक्टिवेशन एक्ट बनाए जाते हैं। चलिए अब मूल टॉपिक को देखते हैं। इसमें है पहला पर्यावरण है। पर्यावरण में नोट्स है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, नोटेड पॉइंट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उसके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ज्ञातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो आवरण हमारे चारों ओर से घिरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि मीन्स होता है, शाब्दिक अर्थ जो है परि मीन्स आपका चारों तरफ, आवरण मतलब घिरे हुए, अर्थात जो चारों तरफ से घिरे हुए आवरण है वही पर्यावरण है शाब्दिक अर्थ के हिसाब से। अब जो है पर्यावरण और उसकी अंतःक्रिया को इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं संक्षिप्त रूप में। इसमें सब कुछ स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है पर्यावरण, चित्र में आपका पर्यावरण दिखाया गया है, बीच में पर्यावरण है। इसी का जो भाग है यानी पर्यावरण में वायुमंडल है, जलमंडल है, जीवमंडल है और स्थल मंडल है। और वायुमंडल के जो है 2 भाग हैं, जिसमें क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर है और एक समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर है। और स्थल मंडल के 3 भाग इसमें हैं, जिसके अंतर्गत पर्वत है, मैदान है और मरुस्थल है। और जीवमंडल के 2 भाग हैं, पौधे और जंतु हैं। और जलमंडल के जो भाग हैं वो आपके 4 भाग हैं, जिसमें हिमनद, झील, नदी और सागर हैं। वैसे वायुमंडल को 6 परतों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा जा सकता है। वायुमंडल की जो मुख्य परतें होती हैं वो 5 परतें होती हैं, जिसमें पहला आपका जो होता है क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, तीसरा मध्य मंडल होता है और चौथा जो होता है ताप मंडल होता है और 5वां बहिर्मंडल होता है। और जो आपका ताप मंडल होता है उसको आयन मंडल भी कहा जाता है और जो आपका मध्य मंडल होता है उसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो वायुमंडल की जो मुख्य परतें हैं वह 5 भागों में विभाजित हैं। और इसमें इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि पर्यावरण का जो भाग है वो आपका वायुमंडल भी है, जीवमंडल भी है, जलमंडल है और स्थल मंडल भी है, अर्थात पर्यावरण में ये चारों पाए जाते हैं। जबकि इन सबों में
यानी जीव जलमंडल में भी पर्यावरण है, जीवमंडल में भी पर्यावरण है, वायुमंडल में भी पर्यावरण है और स्थलमंडल में भी पर्यावरण है। और पर्यावरण एक स्वतंत्र रूप से जो है यह यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें जीवमंडल में आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, और स्थलमंडल में आपके पर्वत मैदान और मरुस्थल हैं, और जलमंडल में आपका हिमनद झील नदी व सागर हैं। तो इस प्रकार से यह ग्राफ रहा पर्यावरण और उसकी अंतःक्रिया के लिए, यह चित्र के माध्यम से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं, पर्यावरण एक अभाज्य समष्टि है। ये भी नोटेड पॉइंट है कि पर्यावरण एक अभाज्य अविभाज्य समष्टि तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं। पहला इसमें भौतिक या अजैविक संगठक जिसमें स्थल, वायु व जल है, और दूसरा है जैविक संगठक जिसमें पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव, तथा तीसरा इसका ऊर्जा संगठक है जिसमें सौर ऊर्जा एवं भूतापी ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा और भूतापी यानी पृथ्वी की ऊर्जा सम्मिलित है। अतः पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों के चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधक रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस चित्र में पर्यावरण और उसकी रचना को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण है। पर्यावरण के जो कारक हैं वह 2 रूपों में पाए जाते हैं, पहला संसाधन के रूप में, दूसरा नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण का जो स्तर होता है वह 2 स्तर पर होता है। इसमें लघु जो स्तर इसका है, जीवाणु का पर्यावरण सबसे लघु होता है, और दूसरा जो सबसे बृहत होता है वह वृक्ष का पर्यावरण सबसे बृहत होता है। इसके बाद विभिन्नताएं, पर्यावरण की विभिन्नताएं जो होती है उसके कारण क्या हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती है। मृदा के प्रकार के कारण जो होता है पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और स्थलाकृति में अंतर के कारण भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके बाद पर्यावरण के संगठक जो हैं वह आपके 3 हैं, इसको हम देख चुके हैं ऊपर। पहला भौतिक है, दूसरा जैविक है, तीसरा ऊर्जा है। ऊर्जा के भी 2 घटक इसमें आ गए। पहला जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा का है, दूसरा जो है भूतापी ऊर्जा का है। और जो आपका भौतिक संगठक है इसके भी 3 भाग हैं। पहला स्थल है, दूसरा वायु है और तीसरा जल है। और जैविक संगठक के आपके 4 भाग बटे हुए हैं। पहला पादप है, दूसरा मनुष्य है, तीसरा जंतु है और चौथा जो सूक्ष्म जीव है। तो इस प्रकार से पर्यावरण और उसकी रचना यहाँ पर दिखाई गई है। अब जो है पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं PYQ फॉर्म में। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये PYQ है, यूपी PSC प्री 2016 का प्रश्न है। तो इसमें पर्यावरण से अभिप्राय है, पहला दिया भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं को जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है। अभी हमने देखा ये सभी सही है, यानी डी जो इसका आंसर सही है। इसकी व्याख्या दिया हुआ, पृथ्वी पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह हमारे चारों ओर से सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया के तंत्र में संचालित हो जिससे पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव, नोटेड पॉइंट है, 1986 के अनुसार जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उसके उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण किससे बनता है? पहला ए जीवी घटकों से, सही है। दूसरा भू आकृति घटकों से, ये भी सही है। इसके बाद आपका जो है अजैविक घटकों से, ये भी सही है, यानी डी इसका भी रहा, उपयुक्त सभी सही है। यह 53वां 55वां जो BPSC प्री 2011 में होता है इसका PYQ है। इसका व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि, इसको हम ऊपर देख चुके हैं। जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, पहला भौतिक या जैविक संगठन जिसमें स्थल, वायु, जल शामिल हैं। जैविक संगठन में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव सम्मिलित हैं। और ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा सम्मिलित हैं। अगली टॉपिक देखते हैं, इसमें धारणीय विकास या सतत विकास से संबंधित है। धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये भी नोटेड पॉइंट है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण का उचित प्रबंधन करना है। ज्ञातव्य इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 जो है यह 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन संबंधित है, जो रियो घोषणा संबंध में रखता है। ये प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, मेन थीम थी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्भरता घटाना भी आवश्यक है। यानी सतत विकास के लिए आवश्यक है जो घटक हैं ये हैं। प्रकृति की अपनी सुंदरता, अपनी सीमाएं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछनीय संतुलन बनाए रखना है। टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं देखते हैं, ये 2 भागों में बटा है। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं और मनुष्य उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं हैं। पहला इसमें जो आपका पर्यावरण से संबंधित सूचना है उसमें आपका जैविक अधिवास से संबंधित है, दूसरा प्राकृतिक संसाधन संबंधित है, तीसरा पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, और चौथा वर्तमान पर्यावरण की स्थिति है। मनुष्य उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं देखते हैं तो पहला इसमें जनसंख्या वृद्धि, दूसरा जनसंख्या का, तीसरा विभिन्न संसाधन और खाद्य उपलब्धता है, चौथा गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं हैं, और नेक्स्ट है औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, और नेक्स्ट तकनीकी स्तर है। ये टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं।
उल्लेखनीय की सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी यानी जो उपग्रह आधारित जो सूचनाएं हैं, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र और पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस पर आधारित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका आंसर यही है, प्राकृतिक संसाधन। ये PYQ जो है UPPSC प्री 2012 का क्वेश्चन है। धारणी विकास विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट सतत विकास के लिए आवश्यक है, इसमें जो आपका है यानी ये सभी सही है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना, उपयुक्त सभी सही है। डी इसका आंसर है। ये PYQ यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का क्वेश्चन है। इसका व्याख्या सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना है। टिकाऊ विकास है सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक प्रदेश में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। प्रकृति में कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन चक्र व जल चक्र हैं, जो मेन प्राकृतिक तत्व हैं कार्बन और जल, इसके चक्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अन्यथा जो चक्र होते हैं वो ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, अन्य चक्र भी प्रकृति में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर दो टॉपिक है, कार्बन चक्र व जल चक्र को देखते हैं। पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। समानतः अंतरक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक यौगिकों की अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। नोटेड पॉइंट है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो है, पहला है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से कार्बन चक्र होता है, दूसरा जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, और नेक्स्ट है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं का जो प्रश्न है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से, ये भी कई बार पूछा गया है। इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से पृथ्वी में कार्बन चक्र जो है इन क्रियाओं के माध्यम से होता है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में कार्बन चक्र को इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। आपका यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ग्रहण करते हैं कार्बनिक यौगिक यानी पौधे जो पादप हैं वो इसको ग्रहण करते हैं। पौधे इसको ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पौधे में जो हरे पौधे उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से पौधे जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और कार्बनिक यौगिक में ही जंतु जो हैं इसको जो है श्वसन के रूप में आपका ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि जो आपका कार्बनिक यौगिक में पादप हैं यह श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीव करते हैं। और वायुमंडल में उपस्थित CO2 जो है यह कार्बोनेट रूप में, यानी यह डायरेक्ट इस रूप में ना आकर के कार्बोनेट पानी के रूप में आता है, और यह कार्बोनेट पानी जो है चूना पत्थर का निर्माण करता है। इसके बाद ये जब टूटते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक पादप जो टूटता है तो ये आपका कोयला बनता है, कोयला बन सकता है या पेट्रोलियम बन सकता है। करोड़ों वर्षों, हजारों, लाखों वर्षों बाद ऐसी स्थिति बनती है। इसके बाद कार्बनिक यौगिक जो जंतु है यह अकार्बनिक कार्बोनेट शेल के रूप में टूट सकता है या टूटता है, और ये दोनों ही जो कार्बनिक यौगिक हैं जंतु, यह श्वसन तथा विघटन द्वारा वायुमंडल में पुनः CO2 के फॉर्म में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। इस प्रकार से प्रकृति में कार्बन का चक्र बना रहता है। नेक्स्ट है ज्ञातव्य कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट व हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ये नोटेड पॉइंट है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाया जाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर जल चक्र दिखाया गया, इससे पहले हमने कार्बन चक्र को देखा, यहाँ जल चक्र को देखते हैं। ये आपका जल चक्र में भूजल है, यानी पृथ्वी के नीचे का जल है, और ये आपका समुद्र का जल है, नदियों का जल है, और यह जल स्राव के माध्यम से, यानी जल का अंतःस्राव के माध्यम से जल जो है भूजल के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर इसका मेन फैक्टर जो सूर्य है, यानी सौर ऊर्जा है, इसके माध्यम से जल का वाष्पीकरण हो रहा है, और यह वाष्पीकरण बादल के रूप में बन रहा है। बादल पुनः वर्षा के रूप में बारिश करके पुनः जल या नदियों में मिल रहा है। और पेड़ पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी, यानी पेड़ पौधे जो है पानी को वाष्पोत्सर्जन करके बादल का निर्माण करके भी बारिश के रूप में पानी को पुनः नदियों और समुद्र में भेजते हैं। इसके बाद बादल जो कम तापमान इसका जब होता है तो संघनित हो जाता है, और संघनित होकर यह ओला वर्षा के रूप में पुनः पड़ते हैं, जो पर्वतों पर बर्फ जमा होती है, और पुनः वहाँ से जल का स्राव होकर भूजल का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह जल चक्र बना रहता है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। नोटेड पॉइंट है। पौधे भूमि में
प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। ज्ञातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। नोटेड पॉइंट है। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है, इसके साथ इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। नोटेड पॉइंट है। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला परमेबल मेम्ब्रेन्स की होती है, ये भी नोटेड पॉइंट है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अंतर शोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की होता है। यानी जो आपका जल का अंतर शोषण जो होता है, यह सांद्रता का नियम है या विसरण का नियम है कि सांद्रता सदैव जो होती है कम सांद्रता से विसरण जो होता है सदैव अधिक विसरण की तरफ सांद्रता का विसरण होता है। तो इसमें देखते हैं आपका यह कम पराशरण दाब है और मृदा विलयन जल है और यह कम सांद्रता है। तो कम सांद्रता का जो है यह मृदा जल विलयन में जा रहा है और कम पराशरण दाब जो है मृदा जल में आ रहा है। अंतर शोषण जो है इम्बिबिशन जो इसमें है, यह अंतर शोषण जब हो रहा है तो मूल रोम की रेक्टिका रस है, ये अधिक पराशरण दाब की तरफ जा रही है और ये अधिक सांद्रता है और ये मूल रोम है इसमें। तो इस प्रकार से यह जो है मूल रोम द्वारा जल का अंतर शोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर दिखाया गया है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता का एक सिंपल एग्जाम्पल आप अन्य रूप में भी दे सकते हैं। जैसे एक किशमिश को यदि पानी में डाल दिया जाए, किशमिश की सांद्रता ज़्यादा है, पानी की सांद्रता कम है, तो पानी जो होता है वह विसरण के माध्यम से या सॉल्यूशन के माध्यम से वह पानी जो होता है वो किशमिश में चला जाता है। तो सांद्रता सदैव जो होती है कम से अधिक की तरफ विस्तृत होती है। यहाँ पर यह एक एग्जाम्पल करके हमने समझाने का प्रयास किया, हालांकि इसका वास्तविकता यह है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल है। उल्लेखनीय कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि अवेलेबल सॉइल वाटर मृदा के तापमान मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु सॉइल एयर जैसे कारकों निर्भर करती है। इस प्रकार वायुमंडल में स्थित जल चक्र तथा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियों भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्या है। इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं। पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। इसका आंसर सी है, मतलब 2, 3, 4, यानी पहला इसमें नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि इसमें हास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होता है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो होती है वह ऑक्सीजन विमुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का हास होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लेते हैं। शेष में श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जैव पदार्थों का अपचय में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ज्वालामुखी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये IS प्री 2011 और IS प्री 2014 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT का समर्पित क्षेत्राधिकार जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है, उच्चतर न्यायालयों के मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 नोटेड पॉइंट है, तो वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित CP के मुख्य कार्यों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अब इसमें पर्यावरण संबंधी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, जलवायु की सर्वाधिक जो सही सूचक है प्राकृतिक वनस्पति है। तथा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे वाटर लविंग प्लांट्स आर एक्वेट प्लांट्स वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि में या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की सांद्रता कम होने पर इसका क्षरण होने लगता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिक जैव विविधता के ह्रास इन तीनों के लिए हानिकारक है। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट है, इसका पूरा नाम है ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष जो आपका है 1915 में हुआ था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुकोवा है, यह एक जापानी किसान व दार्शनिक है, ये भी नोटेड पॉइंट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए, जिससे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है पलाचीमाड़ा, दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की, जिससे बड़े पैमाने पर क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यह पर्यावरण की भारी क्षति हुई। पंजाब के मार्कफेट और इसराइल के शयाग के बीच 21 अप्रैल
एक हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीनडेक्स 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण नोटिव पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया। उल्लेखनीय कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2017 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस केंद्रीय विषय था प्रकृति से लोगों को जोड़ना, कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर। वर्ष 2017 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का मेजबान देश कनाडा था। वर्ष 2018 विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम था प्लास्टिक प्रदूषण पर विजय प्राप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। वर्ष 2019 की थीम थी एयर पॉल्यूशन। वर्ष 2019 की थीम थी एयर पॉल्यूशन, और जबकि 2022 की जो थीम है, 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है या थीम थी ओनली वन अर्थ। और नेक्स्ट जो वेड या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा वो 2023 में 5 जून को मनाया जाएगा। अब इसके आधार पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। पहला कथन, दूसरा कारण है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर है, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। इसका जो है दोनों सही है, यानी ए इसका आंसर है। ए और आर दोनों सही है। ए आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। ये जो PYQ आपका है के वर्ष में पूछा जा चुका है। अगला टॉपिक देखते हैं, वनों का महत्व। वनों के क्या महत्व हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वनों के महत्व है, तो वनों का महत्व जो है पहला आर्थिक स्रोत के रूप में होता है। दूसरा जलवायु के संतुलन कार्य के रूप में भी वनों का महत्व है। तीसरा है मरुस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन से संरक्षण में वनों का महत्व है। वन्य जीवन हेतु निवारण आधार के रूप में वनों का महत्व है। जैव विविधता के रूप में वनों का महत्व है। और प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में, प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का निर्वत्त यानी प्राणवायु के रूप में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वन, उसके रूप में भी वनों का सर्वाधिक महत्व है। और इन सबों का सम्मिलित जो महत्व है वह पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में वन निर्माण करते हैं। और इसके बाद जो मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा वन आरोहण की समस्या होती है, यानी मानवीय हस्तक्षेप यानी जो मनुष्य है उसके हस्तक्षेप के कारण जो वन आरोहण या वन विनाश में जो समस्या उत्पन्न होती है, वन में कमी का जो कारण बनता है वह ये है, आपके नीचे दिए हुए हैं। पहला आपका जनसंख्या में वृद्धि के कारण, फिर औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, फिर है आर्थिक लाभ हेतु अविवेकपूर्ण अनियंत्रित कटाई के कारण, और कीटनाशकों, कीटों या दनावल या वनों की आग के कारण भी वन विनाश होता है। इसके बाद औद्योगिकरण जो होता है उसके कारण क्या नुकसान है, निवास स्थान हेतु वन अपरागण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वन विनाश होता है, कृषि भूमि का विस्तार होता है, और जो आपका है इमारत बनाने हेतु जलावन होता है। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ये आने वाले परिणाम हैं या दुष्परिणाम हैं। देखते हैं, विकसित और विकासशील सभी प्रकार के देशों के लिए वन अति महत्वपूर्ण, वन अति मूल्यवान संसाधन एवं पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है। वनों से किसी भी देश को न केवल उपयोगी वस्तुओं जैसे इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, रबड़, सेलुलोज, कत्था, लाख, गोंद, उपयोगी जड़ी बूटियां आदि ही नहीं प्राप्त होती, अपितु इससे जलवायु भी संतुलित रहती है। ये नोटेड पॉइंट है, जलवायु भी संतुलित रहती है। वन्य जीव संरक्षित रहते हैं तथा वन मृदा अपरदन की दर को भी नियंत्रित करते हैं। यानी वन जो है मृदा दर को भी, यानी जो मृदा का जो नुकसान होता है, भूमि का नुकसान होती है, जो अपरदन होता है, जो कटाव होता है, उसको भी नियंत्रित करते हैं। और भूमि को अनुपजाऊ होने से बचाते हैं, यानी भूमि जो है उसके उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, अनुपजाऊ होने से बचाते हैं। वन असंख्य प्रकार के छोटे बड़े जीवों के आश्रय स्थल आवास होते हैं। अतः वन के अभाव में जंगली जीव जंतुओं की कल्पना नहीं की जा सकती। वन और वृक्ष मानव सहित सभी जीवों के प्राणाधार हैं, क्योंकि यह प्राणवायु ऑक्सीजन को जीवों के लिए मुक्त करते हैं, जीव जंतुओं के लिए मुक्त करते हैं, और स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके भोजन का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिनको अन्य जीव जंतु अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कि जो आपके वन और वृक्ष मानव सहित सभी जीवों के प्राणाधार हैं, क्योंकि वे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो प्राणियों के जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। इसके बाद इनका क्या उपयोग है, वनों के कारण क्या लाभ है, इसको भी देखते हैं। वन जैव विविधता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन के कारण ही जैव विविधता है। जैव विविधता के भी सर्वप्रमुख संरक्षक हैं, यानी पहले संरक्षक वन ही जैव विविधता, अर्थात वन के बगैर जैव विविधता संभव नहीं है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वन स्वतः पल्लवित होते हैं, और यदि उनकी सीमित कटाई भी की जाए तो हानिकारक नहीं होती। किंतु जनसंख्या में वृद्धि, लकड़ी का विविध उपयोगों में प्रयोग, व्यावसायिक और व्यापारिक उद्देश्य से जब वनों की अंधाधुंध कटाई प्रारंभ होती है तो वनों का क्षेत्रफल निरंतर कम होने लगा है। वनों में क्षेत्र में कमी आना था अनियमित, अनियंत्रित एवं अविवेकपूर्ण कटाई को ही दूसरे शब्दों में वन विनाश या वनोन्मूलन
डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जो पर्यावरण को असंतुलित करने तथा उसके स्तर को गिराने या पर्यावरण के नियमितीकरण का प्रमुख कारण है। सभ्यता की दौड़ में अंधा हुआ मानव वनोन्मूलन कर न केवल स्वयं की हानि कर रहा अपितु अपने भविष्य को भी अंधकारपूर्ण बना रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।